नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। हाल ही में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे धनवान राष्ट्र बन गया है, जबकि भारत से पिछड़ा हुआ चीन काफी आगे निकल गया और भारत काफी पीछे छूट गया है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि चीन ने ऐसा क्या किया कि वो आगे निकल गया और भारत के लोगों ने, भारत के जो सत्ताधीश थे, उन्होंने क्या गलतियां की कि भारत काफी पीछे छूट गया। तो बात शुरू करते हैं 1947 से, जब भारत आजाद हुआ। तो 1947 में भारत देश आजाद हुआ तब विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 2.5% था, जो 1991 में घटकर 0.5% रह गया। 1947 में एक्सपोर्ट करने वाले देशों में भारत का 16वां स्थान था, जो 1991 में 43वां हो गया। हांगकांग की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से मात्र 0.7% थी और हांगकांग का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का मात्र 0.03% था। फिर भी हांगकांग का निर्यात भारत से 1991 में 3 गुना था। आजादी के समय चाइना, ब्राजील, दक्षिण कोरिया जैसे देश भारत से काफी पिछड़े हुए थे, परंतु 1991 आते आते भारत काफी पीछे छूट गया, जबकि चाइना, ब्राजील, दक्षिण कोरिया जैसे देश बहुत आगे निकल गए। भारत देश आजाद हुआ तो हमारे देश में रेलवे लाइन चीन से ज्यादा थी। सीमेंट, रासायनिक खाद, फौलाद, बिजली, कोयले के उत्पादन में भारत चीन से काफी आगे था। फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत चीन से काफी पिछड़ गया? तो भारत की बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है, ये जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। दोस्तों, आज 80% एयर कंडीशन मेड इन चाइना होते हैं, 74% सोलर सेल, 70% स्मार्टफोन मेड इन चाइना होते हैं। दुनिया का 60% सीमेंट, 50% स्टील, 45% जहाज चीन में बनते हैं। अमेरिका की एप्पल कंपनी के ज्यादातर कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन चाइना में बनते हैं। आज भारत का जीडीपी 2650 अरब अमेरिकन डॉलर है, वहीं चाइना का जीडीपी 15660 अरब डॉलर है। भारत के पिछड़ने के पीछे कई जिम्मेदार हैं और चीन की सफलता का कारण है चीन के द्वारा लिए गए सकारात्मक और बोल्ड डिसीजन। चीन में शासकों का सिलेक्शन होता है, जबकि भारत में इलेक्शन होता है। भारत में नेता शराब और पैसों के दम पर अपनी सरकार बनाते हैं। भारत जैसे देश में 8वीं फेल नेता शिक्षा मंत्री बन जाता है। भारत में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति 7 रुपया खर्च होता है, जबकि चीन शिक्षा के पीछे बहुत बड़ा बजट अलॉट करता है। चीन को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका है देंग सियाओपिंग की। 1979 में देंग सियाओपिंग चीन की सत्ता में आए। उससे पहले माओ जेडोंग ने साम्यवाद के नाम पर चीन का सत्यानाश कर दिया था। इसलिए देंग सियाओपिंग ने चीन को पूंजीवाद का हल्का सा डोज दिया। देंग सियाओपिंग ने दुनिया देखी थी। वे फ्रांस की मोटर कंपनी रेनो में एक कर्मचारी के रूप में काम कर चुके थे। उन्हें मालूम था कि गवर्नमेंट सेक्टर के बदले प्राइवेट सेक्टर में उत्पादन तेजी से होता है और क्वालिटी भी बेहतर होती है। उन्होंने देखा कि यदि देश के सारे रिसोर्सेज का देश की जनता अपनी जरूरतों को पूरा करने में खर्च कर दे तो देश का विकास नहीं हो सकता। यदि देश का विकास करना हो तो मास प्रोडक्शन करना होगा। इसको ध्यान में रखते हुए चाइना में चीजों का मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। लाभ की दर कम रखी गई और मजदूरी का दर काफी नीचा रखा गया। शुरुआत में चाइना में मजदूर को एक बाउल राइस, थोड़ा नॉनवेज और चंद पैसे वेतन के रूप में दिए जाते थे। चीन की भूखों मरने वाली प्रजा के लिए ये भी बहुत बड़ी रकम थी। देंग सियाओपिंग ने विदेशी कंपनियों को चाइना में आने के लिए आमंत्रण दिया। विदेशी कंपनियों को प्रोडक्शन के लिए बिजली, पानी मुफ्त दिया जाता था। मामूली लेबर कॉस्ट होती थी और चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया गया था। देंग सियाओपिंग की ये चाल बहुत ही कारगर साबित हुई। विदेशी कंपनियां अपने साथ ऐसी चीजें लाई जो चीन की भूखी नंगी प्रजा ने कभी नहीं देखी थी। इन मशीन्स को चलाते समय चीनियों ने मशीन को बनाना भी सीख लिया। द पायरेट नेशन पुस्तक में लेखक लिखते हैं कि चीन की सरकार ने अपने टेक्नीशियन, इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को भी मजदूरों की तरह विदेशी कंपनियों में काम पर लगवाया। इन इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने विदेशी टेक्नोलॉजी को पायरेट करके अपने देश के लिए मशीन बनाना शुरू किया। उदाहरण के लिए अमेरिका और फ्रांस की कंपनीज रॉकेट और सैटेलाइट्स के पार्ट बनाने का जो जॉब वर्क था वो चाइना में कराते थे। ये काम पानी के भाव में चाइना बहुत ही सस्ते दर पर करता था। तो उससे चाइना को ये लाभ हुआ कि चाइना ने सारी जो टेक्नोलॉजी थी अमेरिका की, फ्रांस की, उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। इसके बाद बेजिंग की सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर तगड़ा बजट अलॉट किया। इतना ही नहीं, जो चाइनीज वैज्ञानिक पश्चिमी देशों में बस गए थे उन्हें वापस अपने देश बुला लिया गया और जो भी चाइनीज वैज्ञानिक अपने देश वापस लौट कर आता था उसे 10 लाख युआन, एक बंगला,
3 नौकर, 2 मोटर कार, रसोईया दे दिए जाते थे। यानी कि महाराजा जैसा सम्मान उनको दिया जाता था ताकि वो अपने देश में आए, अपने ज्ञान का अपने देश के विकास के लिए उपयोग करें। दूसरी ओर हमारे भारत देश में टैलेंट की कोई कदर कभी नहीं रही है, इसलिए हमारे भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट अमेरिका जैसे देशों में चले जाते हैं। आज भी अमेरिका में नासा में 40%, माइक्रोसॉफ्ट में 45%, IBM में 35% भारतीय है। अगर ये सभी जो भारतीय हैं अमेरिका जैसे देशों को छोड़कर अगर अपने देश में आ जाए तो भारत तुरंत ही सुपर पावर बन जाएगा। दूसरी ओर 1991 में सोवियत रसिया का विघटन हुआ, उसके 15 टुकड़े हो गए। रसिया के बहुत सारे वैज्ञानिक इंजीनियर बेकार हो गए क्योंकि रसिया में हाईटेक चीजें जैसे कि फाइटर प्लेन, सबमरीन, स्पेयर पार्ट्स अलग अलग प्रांत में बनाए जाते थे। तो रसिया का विभाजन होने से यह श्रृंखला टूट गई। तो चाइना ने रशियन जो इंजीनियर साइंटिस्ट थे उनको अपने देश में बुलाया, उनके ज्ञान का लाभ उठाया। जैसे कि रशियन फाइटर जेट MiG-29 के इंजन की कॉपी करके चाइना ने खुद के फाइटर जेट विमान बना दिए। दूसरी ओर हमें ऐसे नेता मिले जिन्होंने उद्योग धंधों का गला घोट दिया। आजादी के बाद भारत में यदि आपको स्कूटर खरीदना हो तो 14 से 15 वर्षों का इंतजार करना होता था। मोटर कार खरीदनी हो, भले आपके पास कितना भी पैसा हो, 20 साल का वेटिंग था। लैंडलाइन फोन के लिए 5 वर्षों का वेटिंग था। भारत में सीमेंट राशन कार्ड पर बेचा जाता था। क्यों? क्योंकि कंपनियों को सरकार के अनुसार ही वस्तु मैन्युफैक्चर करनी होती थी। तो जब ऐसे डिसीजन लोगे तो देश की बर्बादी निश्चित है। नेहरू सरकार में वित्त मंत्री रहे TT कृष्णमाचारी ने 87.5% इनकम टैक्स लगाया था, तो इंदिरा गांधी ने यह टैक्स बढ़ाकर 97.5% कर दिया। यानी कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में यदि कोई उद्योगपति 1 लाख रुपए कमाता है तो उसके पास टैक्स भरने के बाद मात्र 2,500 रुपए बचते थे। नतीजा 1957 में आर्थिक विकास माइनस हो गया था, -1.2%। तो वर्ष 1965 में भारत का आर्थिक विकास -3.7% रह गया था। इससे हमें अंदाजा आता है कि भारत के नेताओं ने भारत की प्रजा को कामचोर बनाया। 1972 में भारत सरकार ने एक कंपनी स्थापित की थी, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड। इस पब्लिक सेक्टर की कंपनी को 1991 में बंद कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी ने एक भी स्कूटर नहीं बनाया और भारत सरकार ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के 3000 कर्मचारियों को 21 वर्षों तक मुफ्त का वेतन दिया था। जवाहरलाल नेहरू को लाभ यानी प्रॉफिट शब्द से नफरत थी। एक बार जमशेदजी टाटा ने नेहरू जी से कहा कि नुकसान करने वाली सरकारी कंपनियों को लाभ कमाए ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। इस पर नेहरू जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और बोले, मेरे सामने कभी भी प्रॉफिट शब्द की बात मत करना। 1952 में कस्तूरबा ने गुजरात में रासायनिक रंग बनाने का कारखाना स्थापित किया। भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कस्तूरबा ने नेहरू जी को कारखाने के उद्घाटन में आमंत्रित किया तो नेहरू जी ने इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें पूंजीवादी उद्योगपतियों से सख्त नफरत थी। घनश्याम दास बिरला ने स्टील का कारखाना स्थापित करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी तो नेहरू सरकार ने उनकी दरखास्त नामंजूर की। और सबसे बड़ी कटाक्ष की बात यह है कि इन्हीं घनश्याम दास बिरला ने भारत सरकार की नीतियों से त्रस्त होकर थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस में कारखाने स्थापित किए। बिरला ग्रुप का तो कोई नुकसान ना हुआ, पर भारत सरकार ने क्या खोया? भारतीयों ने क्या खोया? भारत सरकार को घनश्याम दास बिरला के साहस का लाभ ना मिला। भारत सरकार को बिरला ग्रुप से जो टैक्स मिल सकता था नहीं मिला। और सबसे बड़ा नुकसान हुआ भारतीयों का। जो इतना बड़ा बिरला ग्रुप था वो भारत में हजारों रोजगार दे सकता था, मगर हमको नहीं मिला। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकारी नीतियां। टाटा ग्रुप ने 1960 से 1984 तक अलग अलग उद्योग की स्थापना के लिए भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में कुल 119 एप्लीकेशन दी थी, परंतु भारत सरकार ने सारी दरखास्तों को नामंजूर कर दिया। दोस्तों, बहुत लंबी सूची है। ये जो वीडियो है इसको देखकर आपको एहसास हो रहा होगा कि हमारी सरकार ने भारत देश को गरीब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर भारत देश में भी चीन जैसे ही विजन वाले नेता होते तो हमारा भारत देश चीन से भी आगे निकल सकता था। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर देश प्रेम की भावना है तो हम अपनी ज्ञान का, कौशल्य का भारत देश के लिए उपयोग करके भारत फिर से स्वर्ग बन सकता है, भारत फिर से विश्व गुरु और भारत दुनिया का आर्थिक सत्ता बन सकता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।